अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ महक असलाम। बुलेटिन में खुशामदीद। मुजरिम कितना ही चला क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अपना निशान छोड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में, जिसका फैसला आते ही लंदन पुलिस ने भी दहशतगर्दों की अपने सुराग छोड़ती सीसीटीवी फुटेजेस जारी कर दी। वीडियोस में मोहसिन सैयद को एटीएम से पैसे निकालते हुए और दुकान से इमरान फारूक के कत्ल में इस्तेमाल होने वाली छुरियां खरीदते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में ये भी वाज़ेह है कि मोहसिन किस तरह डॉक्टर इमरान फारूक को निशाना बनाने के लिए उनके पीछे भाग रहा है। एमक्यूएम के मकतूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया की तबीयत खराब हो गई है और तबीयत की नासाजी की वजह से उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे लंदन में इमरान फारूक के घर के बाहर मौजूद है ब्यूरो चीफ समा कौसर कासमी। कौसर साहब बताएगा इस वक्त शुमाइला इमरान की तबीयत कैसी है, खानदानी जराए क्या बता रहे हैं? 16 सितंबर 2010 को लंदन में कत्ल होने वाले बानी रहनुमाओं में उनका शुमार होता है डॉक्टर इमरान। शुरू में तो पुलिस, जो बरतानवी पुलिस थी, वो शवायद उनको हासिल नहीं हो सके। बारहा कोशिश की, 4000 बंदों से ज़ायद इंटरव्यूज़ लिए गए, लेकिन फिर एक सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनको मुल्ज़मान की निशानदेही हुई। FIA भी हमारी पाकिस्तान से यहाँ पे आई, उन्होंने बरतानवी इदारों से रब्ता किया और उनको भी एक लंबा अरसा लगा शवायद हासिल करने के हवाले से। फिर ये 5 साल तक मुकदमा चला अदालत में, पाकिस्तानी अदलिया में, और आज का फैसला हुआ और इंसाफ मिला। जो उनके वर्सा हैं डॉक्टर इमरान फारूक के, उनकी जो बेवा हैं, उनके जो बच्चे हैं, यहाँ इस जगह रिहाइश पजीर हैं जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। हमने कोशिश की कि उनसे बात हो सके, उनसे कोई गुफ्तगू कर सके कि क्या महसूसात है उनकी इस फैसले के बाद, लेकिन वो गुरेजा नजर आए मीडिया से बात करने के हवाले से। डॉक्टर इमरान फारूक के जो बेटे हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि उनकी वालदा ने ये केस का जो फैसला है ये मीडिया पे देखा, लेकिन उनकी तबीयत नासाज थी, जिसकी बिना पर उनको गाइज हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। अभी वो डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में मुलव्विस 3 मुजरिम अंजाम को पहुंचे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहसिन अली, मुअज्जम अली और खालिद शमीम को उम्र कैद की सजा सुनाती। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुजरिमान तरमीमी ऑर्डिनेंस के बायस सजाए मौत से बच गए। फैसले के मुताबिक ये भी साबित हो गया कि कत्ल का हुक्म बानिए MKM ने दिया था। सारे वाकयात एतराफी बयान में मुजरिमान ने खुद बताए। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। 10 बरस पुराना हाई प्रोफाइल कत्ल केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहसिन अली, मुअज्जम अली और खालिद शमीम को उम्र कैद सुना दी। जेल में गुजारा गया वक्त सजा में शुमार होगा। मकतूल की अहलिया को तीनों 10-10 लाख रुपए मुआवजा और 2-2 लाख रुपए जुर्माना अदा करेंगे। फैसले के मुताबिक FIA ने शवायद से साबित किया कि इमरान फारूक के कत्ल का हुक्म बानी MQM ने दिया ताकि आइंदा कोई पार्टी की आदत के खिलाफ आवाज न उठा सके। हुक्म लंदन से 902 सीनियर रहनुमाओं ने पहुंचाया, जहां मोहसिन अली और काशिफ कामरान का इंतखाब मुअज्जम अली ने किया। कत्ल मोहसिन अली ने किया, खालिद शमीम और मुअज्जम अली ने मुआवनत की। बानी मुतहिदा समेत दीगर मुल्ज़मान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। तीनों मुजरमान ने फैसला अडियाला जेल में वीडियो लिंक पेशी के दौरान, जबकि मुअज्जम और खालिद की बेगमात ने कमरा अदालत में सुना। फैसले में करार दिया गया कि मुजरमान ने मादरे वतन का नाम पूरी दुनिया में बदनाम किया, वो मसाली सजा के मुस्तहिक हैं। उनके खिलाफ शवायद भी सजाए मौत सुनाने के लिए काफी हैं, लेकिन तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बैरून मुल्क से हासिल शवायद पर सजाए मौत नहीं दी जा सकती थी। इश्तिहारी मुलजमान की केस फाइल दाखिले दफ्तर करते हुए अदालत ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तानी और बरतानवी हुकूमतें मफरूर मुलजमान को ढूंढ कर जल्द अदालत में पेश करेंगी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला आने के बाद MKM के नामवर रहनुमा अपना मौक़िफ़ देने से कतरा रहे हैं, दामन बचा रहे हैं। कुंवर नवीद जमील शो से उठकर चले गए। फारूक सत्तार भी अपना वजन किसी एक पलड़े में डालने के बजाय आएं बाएं शाएं करते रहे। समा के तीखे सवालों पर गुस्से में भी आ गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इमरान फारूक कत्ल केस में इंसाफ तो हो गया, मगर MQM के बड़े रहनुमा खुश होने के बजाय दामन बचाते फिर रहे हैं। क्या खौफ है, किस बात का डर है, मौक़िफ़ देने से कतरा क्यों रहे हैं? मुझे मालूमात मिल रही हैं कि कंवर नवीद साहब को शायद मेरे इंट्रो में जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो उनको शायद पसंद नहीं आए, शो में वो शामिल नहीं होना चाह रहे। लेकिन नाज़रीन, मैंने तो वही बताया जो हमारे सामने आया, जो आपके सामने है। मुस्तफा कमाल ने मौक़िफ़ देने से ही इनकार कर दिया। MQM के साबिक मरकजी रहनुमा और सीनियर सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार ने फैसले को खुशाइंद करार दिया। बताया कि मकतूल इमरान फारूक की अहलिया ने भी फैसले का खैर मकदम किया है। उनकी बेवा ने ये कहा कि ये बेहतर फैसला है। शुमाइला भाभी ने कहा कि मैं मजीद तफसील में नहीं जाऊंगी, तो मेरे ख्याल में मुझे भी मजीद तफसील में नहीं जाना चाहिए।
डॉक्टर फारूक सत्तार समा के तीखे सवालों पर वाज़ेह जवाब देने के बजाय बातों को गोल मोल घुमाते रहे। ये मेरा भी सवाल है आपके साथ, मैं भी इंसाफ तो फारूक साहब निकालिए ना इस फहरिस्त को, मांगिए ना इंसाफ इनके लिए। मुझे भी इन सबके इसी तरह देखें, मैं यहाँ कोई बात करूंगा फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मैं किसी को बचाना नहीं चाहता, किसी को फंसाना नहीं चाहता। इमरान फारूक को किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, मुत्तहदा के हजारों कारकुनान को मारने वाले कौन थे? क्या डॉक्टर फारूक सत्तार इस हवाले से कुछ नहीं जानते? इन सवालों के जवाब फारूक सत्तार ही दे सकते थे, मगर न जाने कौन सी मसलहत आड़े आती रही कि उन्होंने किसी सवाल का वाज़ेह जवाब न दिया। एमक्यूएम के मकतूल रहनुमा एसएम तारिक के साहबजादे ताबिश तारिक ने अदालती फैसले को खुशआइंद करार दे दिया। प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए कहा, अजीम अहमद तारिक और उनके वालिद के कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने तहलका खेज इंकशाफ करते हुए कहा कि उनके वालिद एसएम तारिक के कत्ल में करीबी लोग शामिल थे। उन्हें एमक्यूएम के सीनियर लोगों ने बहुत सी चीजें बताई। बहुत वेलकम करते हैं उस फैसले को और हम चाहते हैं कि इसी तरह ये पहली दफा हुआ है कि हिस्ट्री में कि कोई कातिल पकड़े गए और उनको कुछ सजा हुई है। मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ कि उसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और एसएम तारिक और अजीम तारिक के मर्डर को भी इसी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए। कत्ल किसी ने भी जिसने भी कराया है वो उनके करीबी थे और उनको पकड़ के उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए और उनके साथ भी वही किया जाए जो आज डॉक्टर इमरान फारूक के कातिलों के साथ किया गया है। मुझे नहीं बहुत सारी चीजें पता थी, मुझे चीजें बताने वाले पार्टी के अंदर के खुद के लोग थे, बहुत सीनियर लोग थे। मेरे ख्याल से बेहतर वही होगा कि आप सीनियर लोगों से जो एमक्यूएम के हैं उनसे मालूम करें, उनको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है क्योंकि वहाँ पे विटनेसेस बैठे हुए हैं। एमक्यूएम के मकतूल रहनुमा इमरान फारूक को तो 10 साल बाद इंसाफ मिल गया, मगर इसी जमात के कई और मकतूल रहनुमाओं के अहले खाना अब तक इंसाफ के मुंतज़िर नजर आ रहे हैं। अजीम अहमद तारिक, एसएम तारिक, मुस्तफ़ा कमाल रिजवी और निशात मलिक समेत कई बड़े बड़े रहनुमा मकतूलीन की फहरिस्त में शामिल हैं। इन रहनुमाओं और कई कारकुनान की हलाकत का इल्ज़ाम भी उन्हीं की पार्टी पर लगता है कि रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अदालत ने इमरान फारूक केस के फैसले में लिखा कि कत्ल का हुक्म बानी मुत्तहदा ने दिया था। माजी में वजीर आजम भी यही बात कह चुके हैं। बानी एमक्यूएम के बारे में एमक्यूएम रहनुमाओं समेत कौन क्या कहता रहा, आइए आपको दिखाते हैं। रहनुमाओं के कत्ल की फहरिस्त 1993 से शुरू होती है नाजरीन, जब अजीम अहमद तारिक को निशाना बनाया गया। फारूक सत्तार बताते हैं कि हमले की मुखबरी पहले ही हो चुकी थी। फारूक सत्तार के इंटरव्यू से मालूम होता है कि वो बहुत सी बातों से वाकिफ है। आगे बढ़ते हैं। कराची के तमाम 6 अजला में कोरोना से शदीद मुतासरा इलाकों को 14 दिन के लिए सील कर दिया गया। सेलेक्टेड लॉकडाउन के दौरान ग्रोसरी और मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम कारोबार बंद रहेगा। अशिया खुर्दनोश की खरीदारी के लिए घर से एक फर्द को निकलने की इजाजत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी और बगैर वजह घर से निकलने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना भरना पड़ेगा। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत का एक और इकदाम। कराची के 6 अजला के मुंतखब इलाकों में सख्त लॉकडाउन हो गया। कोरोना से शदीद मुतासिरा इलाकों में गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D, ब्लॉक 7, 14, 15, 11, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 और 13, तारिक रोड और जहांगीर रोड में लॉकडाउन है। हॉट स्पॉट में 3 हट्टी, सोल्जर बाजार, ली मार्केट, सदर, उर्दू बाजार, बहादराबाद, आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, मलिर हॉल, अल्फला सोसाइटी, लांडी 36B, कयूमाबाद, मेट्रोविल फ्रंटियर कॉलोनी और दीगर इलाके शामिल हैं। मुतासिरा इलाकों में 14 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान ग्रोसरी शॉप्स और मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी और बगैर वजह के घर से निकलने पर पाबंदी है। अशियाए खुर्दनोश की खरीदारी के लिए घर से एक फर्द को शनाख्ती कार्ड के हमरा निकलने की इजाजत है। मुतासिरा इलाकों में मास्क पहनना लाजमी है। मरीज के साथ सिर्फ एक तीमारदार बाहर जा सकेगा। लॉकडाउन वाले इलाकों में होटलों और रेस्टोरेंट से टेक अवे और फूड डिलीवरी भी बंद है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची में कोरोना से शदीद मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन पर पूरी तरह अमल नहीं हो सका। कई इलाकों को सील नहीं किया गया। क्या वजह है, जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर मजीद से। आमिर, बातें तो बहुत हो रही थी लेकिन अमली काम मुकम्मल नहीं हो सका। क्यों नहीं? ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जिन्हें सील नहीं किया गया, क्या वजह इसकी? जी महक, ये 43 यूसीज तो हाईलाइट कर दी गई थी
کہ یہ کراچی کی 43 UCs ہیں جو سب سے زیادہ متاثرہ ہیں اور ان کو سیل کیا جائے گا، لیکن ان کو سیل کرنے کی کوئی حکمت عملی وضع نہیں کی گئی۔ ہماری بات ہوئی ہے جو سندھ پولیس کے اعلیٰ حکام ہیں، ان کے مطابق جو سیل کرنے کا جو کام ہے یہ متعلقہ جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ ان کے احکامات کے منتظر ہیں کہ وہ ان کو بتائیں گے کہ کس علاقے کی کون سی UC کی کتنی گلیاں سیل کرنی ہیں، اور سیل کرنے کے لیے ان کو کیا کنٹینر لگانے ہیں یا وہاں پر بیریئر لگانے ہیں۔ اس قسم کے کوئی احکامات جو ہے ان کو ڈپٹی کمشنر سے نہیں ملے، یا کتنی فورس تعینات کرنی ہے اس کے بھی انتظار کر رہی ہے سندھ پولیس۔ ابھی تک وہاں پر جو ڈپلائمنٹ ہے وہ بھی نہیں ہو سکی ہے۔ اس چیز کو سب سے زیادہ جو ہے وہ مؤثر اور اثر انداز بنانا ہے کہ آمد و رفت کیسے روکنی ہے۔ اسی وقت میں ایک ایسے ہی علاقے میں کھڑا ہوں جس کا نام بنس روڈ ہے، یہاں پر آمد و رفت جو ہے وہ جاری ہے، ڈبل سواری پہ پابندی ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر ڈبل سواری پہ بھی گھوم رہے ہیں اور آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ رات کے 12 بج چکے ہیں لیکن یہاں پر جو پبلک ہے یعنی شہری کسی طور پر سننے کے لیے تیار نہیں ہے، پابندیوں کو ہواؤں میں اڑا دیا گیا۔ بے حد شکریہ عامر آپ کا۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے آج سے صدر الیکٹرانکس مارکیٹ کو بند کر دیا جائے گا۔ الیکٹرانکس مارکیٹ 2 جولائی تک بند رہے گی۔ مزید کون کون سی ایسی مارکیٹیں ہیں جنہیں بند کیا جا رہا ہے، اسی پر بات کرتے ہیں کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عرفان صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ رضوان صاحب بے حد شکریہ آپ کے وقت کا۔ کون کون سی مارکیٹیں بند ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیں مین تمام مارکیٹیں بند ہونے جا رہی ہیں، اس میں ایم روڈ بھی ہے، اور جو ہے مین اہم مارکیٹیں جو ہے بند ہو رہی ہیں۔ لاک ڈاؤن پھر جو ہے سختی سے کر رہے ہیں۔ میں گورنمنٹ سے بار بار ریکویسٹ کی کہ آپ نے 2.5 مہینے جو پہلے لاک ڈاؤن کیا تھا اس کے نقصانات ابھی تک ہم برداشت کر رہے ہیں۔ آپ سے لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ کاروبار کرتے ہیں، یہاں رہتے نہیں ہیں، وہاں صرف کاروبار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کو جو پھیلاؤ ہے وہ علاقوں وائز ہے، آپ اس کو روکے جائے۔ آپ نے کاروبار بند کر دیا، لوگ بے روزگار ہو گئے، لوگوں کی جو ہے دکانیں بند ہو گئیں، گورنمنٹ نے اس کو نہیں دیکھا، صرف مارکیٹیں بند کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے ریکویسٹ کی بار بار کہ ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائے، لیکن گورنمنٹ اس کی بات کرتی نہیں ہے، صرف لاک ڈاؤن پہ۔ آج بھی یہی ہوا کہ صبح جو ہے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا کمشنر نے کہ کل سے مارکیٹیں بند ہوں گی۔ تو اب یہ کیا حال ہے لوگوں کا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بے روزگاری سے لوگ جو کرونا کی وجہ سے کہہ رہے تھے لوگ، اب بے روزگاری کی وجہ سے لوگ مریں گے، اور ہمارے مارکیٹوں میں تو ایک دو بیچارے نے خودکشی بھی کی، لیکن گورنمنٹ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، صرف کہتی ہے لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن۔ آپ اس کا نیبل بدل تو دیں۔ لاک ڈاؤن کی آپ نے 2.5 مہینے 3 مہینے لاک ڈاؤن کیا، اس کے کیا اثرات ہوئے؟ اگر آپ کو لاک ڈاؤن کرنا تھا تو اس وقت ابھی جو اگر آپ کہتے ہیں کہ زیادہ ہو گئے لوگ، تو آپ کو اس وقت لاک ڈاؤن کرتا، آپ نے 2.5 مہینے کیا کیا؟ آپ نے لاک ڈاؤن ہمارا تو نقصان کیا نا لوگوں کا۔ تو لوگ تکلیف میں ہے، پریشان جو تاجر ہے، آپ کو صرف زور صرف تاجر پڑتا ہے۔ آپ جو عوام جو ہے یہ سب جو ہے بغیر ماسک کے جو گھوم رہی ہے، آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کرنا، آپ کو بالکل بالکل درست فرما رہے ہیں رضوان صاحب آپ، بے حد شکریہ آپ کا۔ عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد۔ عتیق میر صاحب بے حد شکریہ۔ رضوان صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ صرف زور تاجروں پہ چل رہا ہے، باقی لوگوں پہ نہیں چل رہا، پہلے بھی بہت زیادہ نقصان ہو گیا، اب 2 جولائی تک کا کہا گیا، الیکٹرانکس مارکیٹ سمیت بہت ساری ایسی مارکیٹیں جنہیں بند کر دیا جائے گا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس سے قبل بھی کسی تیاری کے بغیر لاک ڈاؤن کیا گیا اور دکانیں بند ہو گئیں اور شہر کھلا رہا۔ آپ نے دیکھا کہ کہیں پر بھی لاک ڈاؤن کے مطابق کہیں عمل کروایا نہیں گیا، جس کے نتیجے میں کورونا یقیناً پھیلنا ہی تھا، لیکن اس میں آپ نے تاجروں کی 80% جو کمر تھی وہ ٹوٹ گئی، بہت بڑا طبقہ بے روزگار ہو گیا۔ اب اگر معاملہ ایسا ہی تھا کہ لاک ڈاؤن اس کا حل ہے اور اس کا کرنا بھی ضروری تھا، تو اس کے لیے لازم تھا کہ ایک اسٹریٹجی پلان ہوتی۔ دیکھیں اس بات کو پورے ملک میں 4 صوبوں کی حکومتوں نے، وفاقی حکومت نے تسلیم کیا کہ کورونا سے بھی بچنا ہے، لیکن لوگوں کو بھی بھوک مرنے سے، فاقہ کشی سے، بے روزگاری سے اور مالی تباہی سے بچانا ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے اور جائز ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ حکومت نے اپنا کہیں پر بھی کردار ادا نہیں کیا۔ ٹھیک عتیق صاحب، قطع کلامی کی معذرت، جیسا کہ الیکٹرانک مارکیٹ کا بھی ذکر ہم پہلے کر رہے تھے کہ وہ بند ہو رہی ہے، آپ کے اطلاعات کے مطابق ایسی کتنی بڑی مارکیٹس ہیں کراچی کی جو کہ بند کی جا رہی ہیں؟ ابھی چونکہ ایم اے جناح روڈ کو مکمل طور پر ایم اے جناح روڈ کی مارکیٹ کو بند کیا ہے، اس میں تقریباً 15 سے 20 ایسی مارکیٹیں جو بڑی ہیں اور وہ اہم ہیں۔ اسی طریقے سے اولڈ سٹی ایریا میں اندرونی حصہ کھولے گا، لیکن بیرونی مارکیٹیں، بیرونی حصے کی ایم اے جناح روڈ کی مارکیٹیں، اس میں چند بہت بڑی مارکیٹیں
जैसे कपड़े की मार्केटें वो बंद होंगी। सदर का आपने जिक्र किया, इसी तरह बंस रोड को बंद किया जाएगा जो एक बहुत बड़ा एक तिजारती इलाका है। तो इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि ये इसको तौसी देने की बातें भी हो रही हैं, लेकिन अगर इस लॉकडाउन में हमने देखा कि हुकूमत ने अपना किरदार अदा नहीं किया तो हम मुआशी मौत मरने से आइंदा इनकार कर देंगे। फिर हमारा हक है कि हम हुकूमत के सामने खड़े हों, इसलिए कि हुकूमत है तो अपनी गवर्नेंस भी साबित करे। सिर्फ दुकानें बंद करवा देना, मार्केटें बंद करके उन्हें घर आपकी बिठा नजर में देना, ये कोई हिकमत अमली नहीं है। अतीक मीर साहब, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, हमारे साथ बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं, कमिश्नर कराची ने वाज़ेह कर दिया है कि सेलेक्टेड लॉकडाउन के दौरान मुतासरा इलाकों के लोगों को दफ्तर जाने की इजाज़त नहीं होगी। वो शहरी 14 दिन के लिए छुट्टी ले लें। समा से गुफ्तगू में इफ्तिखार शिलवानी का कहना था कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया जाएगा। इमरजेंसी में लोगों को सहूलत दी जाएगी, लेकिन आइसक्रीम खाने के लिए किसी को घर से नहीं निकलने देंगे। तमाम बिजनेस एक्टिविटी बंद होगी सिवाय ये जो खाने पीने की और फार्मेसी मेडिकल। डिपेंड करता है ज़रूरी काम कितना ज़रूरी है। खुदा न खासा कोई मेडिकल इमरजेंसी है, यस, लेकिन अगर किसी ने आइसक्रीम खाने जाना है, नो। सारे बंद हैं। उसमें अगर ऑफिसेज भी वहाँ अगर लॉकडाउन एरिया में हैं वो भी बंद होंगे। उसमें कोई मूवमेंट नहीं है इस 14 दिन के पीरियड में। अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं उन्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी 14 दिन की। वो जो ऑर्डिनेंस नया आया है उसमें उन्हें जुर्माना भी हो सकता है, उनके ऊपर और भी सख्ती हो सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोग हमारे साथ ताउन करेंगे और हमें इसकी नौबत नहीं आएगी। खुदा ना खास्ता कोई मजबूरी है और कोई इमरजेंसी है, डेफिनेटली जी हम फैसिलिटेट करेंगे। फिलहाल ये 14 दिन के लिए हमने किया है 2 जुलाई तक। जो हमारे हॉट स्पॉट्स थे जहां सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपको मालूम है कराची में केसेस बढ़ रहे थे, ऑफ कोर्स इसकी एक एंट्री और एग्जिट होगा। इस पे बैरियर्स लगेंगे, कहीं हमें कनातें लगानी पड़ेंगी गलियों में, वहाँ पुलिस, रेंजर्स, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट करेंगे। कराची सेंट्रल जेल के सैकड़ों कैदियों ने कोरोना को शिकस्त दे दी। दिलचस्प बात यह है कि कोरोना को शिकस्त देने में 85 साल बुजुर्ग कैदी समेत 60 बरस से जायद उम्र के 15 कैदी भी शामिल हैं। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने तबाही मचाई। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के वार से कई उम्र रसीदा अफराद जान की बाजी हार गए, मगर कराची से एक हौसला अफजा खबर ये है कि सेंट्रल जेल कराची में 85 साल बुजुर्ग कैदी ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है। कत्ल के मुकदमे में 9 साल से कैद 85 साल नजर हुसैन जब कोरोना वायरस का शिकार हुए तो उन्होंने हिम्मत से काम लिया, खूब इबादत की, 3 बार कुरान मजीद पढ़ा। कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें, अल्लाह अल्लाह करें, इससे बड़ा तो इलाज भी ये नहीं, कोई नहीं है। मैं तो 2 दिन रोज़ा भी रखता रहा हूँ ठीक तसल्ली से। फ्रूट मिलते थे, सुबह भी शाम को भी फ्रूट आते थे। सिर्फ नजर हुसैन नहीं, अकरम और अजहर समेत 400 से जायद कैदियों के कोरोना के टेस्ट नेगेटिव आ गए हैं। मुलाकातों पर 2 माह से पाबंदी पर परेशान कैदी अहले खाना को भी कोरोना से बचने के लिए मशवरे दे रहे हैं। मैं अपने घर वालों को और तमाम कैदियों के घर वालों को पैगाम देना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग परेशान न हों, आप दुआ करें और अपने आप को महफूज रखें, कोरोना से साफ सुथरा रहें और साफ सुथरा रखें। सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट हसन सहतो कहते हैं 800 में से 400 कैदियों का कोरोना नेगेटिव हो गया है। एक सेंट्रल जेल है पाकिस्तान में, कराची में, जिसके अमले ने, कैदियों ने मिलकर और कोरोना को शिकस्त दी है। 100% बंदे जो मेरे पास रिकवर हुए हैं। सेंट्रल जेल में 8 बैरिक्स को कैदियों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, जिनमें से 4 बैरिक्स के कैदी अब कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। सेंट्रल जेल इंतजामिया का कहना है कि कोरोना हो जाए तो घबराना नहीं है, खुराक को बेहतर बनाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। अहम दौरे की बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ के हमरा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। इमरान खान ने कोरोना मुतासरीन के इलाज के लिए अस्पतालों में दवाओं, ऑक्सीजन और बेड्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा, सनसनी फैलाने के बजाय कौम मुत्तहिद होकर इस गैर मामूली चैलेंज का मुकाबला करे।
कोरोना का फैलाव रोकने का मिशन। वजीर आजम और सिपा सालार नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर पहुँच गए। NCOC में अहम बैठक, विफाकी वज़रा, वजीर आजम आजाद कश्मीर, चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सरबराह NCOC असद उमर और DG ऑपरेशन एंड प्लानिंग मेजर जनरल आसिफ महमूद गोराया ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर आजम इमरान खान की वबा को फैलने से रोकने के लिए भरपूर इकदामात करने की हिदायत। कहा, अस्पतालों में ऑक्सीजन, अद्वियात और बेड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कौम को दरपेश मुश्किल हालात से मुकाबला करने वाले तिब्बी अमले का एहसास है। जाने कुर्बान करने वाले हेल्थ वर्कर्स को खराज अकीदत। चैलेंज से निमटने के लिए कौमी इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा, आइंदा 2 माह के दौरान भी एक कौम बनकर खतरे का मुकाबला करना होगा। मीडिया ब्रीफिंग में असद उमर ने हुकूमती इकदामात की तफसीलात बताई। वफाकी हुकूमत NCOC के प्लेटफॉर्म से सूबों की जो मदद कर रही है, ऑक्सीजन के जो बेड्स हैं जून के आखिर तक 1000 बेड्स और जुलाई के आखिर तक 2150 बेड कम से कम जो है इसका इजाफा करने में जो काम किया जा रहा है। जो ड्रैप में एक नई दवाई की रजिस्ट्रेशन का अमल है उसको अंदर खातिर तेजी लाई गई है। इजलास में शुरका का कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद जारी रखने पर इत्तिफाक। सूबों ने कोरोना के खिलाफ इकदामात में वफाकी हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी करा दी। सियासी मैदान से आपको खबर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर तब्दीली सरकार पर लफ्जी तीर बरसा दिए। कहा, इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से मुल्क में कोरोना बेकाबू हो चुका है। जियाले कायद ने बजट और सियासी सूरत हाल पर जल्द APC बुलाने का इंदिया भी दे दिया। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। जियाले कायद बिलावल भुट्टो जरदारी के सीनियर पार्टी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते, नैयर बुखारी, फरतुल्ला बाबर, शीरी रहमान, राजा परवेज अशरफ, रजा रब्बानी और दीगर से ताज़ा सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर बात की। कहा, इमरान खान के गलत फैसलों से मुल्क में कोरोना की वबा काबू से बाहर हो गई है। हैरत है, इतनी ज्यादा अमवात के बाद भी वजीर आजम लॉकडाउन न करने की जिद पर अड़े हुए हैं। इमरान खान को अपोजिशन बुरी लगती है तो लॉकडाउन से मुताल्लिक आलमी इदारे सेहत और डॉक्टर्स की राय ही सुन लें। PTI हुकूमत ने बजट में सेहत और ज़राअत को नजरअंदाज करके खतरनाक हालात पैदा कर दिए हैं। चेयरमैन PPP का कहना था कि इमरान खान के बयानात से अंदाजा हुआ कि उन्हें इल्म ही नहीं NFC अवार्ड है क्या। मुल्क का इंतजामी सरबराह सूबों में वसाइल की तकसीम की अहमियत नहीं जानता तो मुल्क कैसे चलेगा। एक वज़ीर आला के आईनी अख्तियारात को डिक्टेटर के अख्तियारात के बराबर करार देना अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो का 18वीं तरमीम के खिलाफ इमरान खान के बयानात पर इजहार तशवीश। ऐसे बयानात को 73 के आईन पर हमला करार दे दिया। खबरदार किया कि टिड्डी दल के बायस मुल्क में कहत पड़ा तो तबाही के जिम्मेदार इमरान खान होंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमती नालायकियों, अवाम दुश्मन बजट और सियासी सूरत हाल पर जल्द APC बुलाई जाएगी। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज हुकूमत और NAB पर बरस पड़े। बोले, NAB पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। चीनी आटा चोरी की रिपोर्ट के बाद कुछ नहीं हुआ। मियां असलम इकबाल ने भी करारा जवाब दिया। कहा, चीनी चोरी नून लीग दौर से शुरू हुई। तफसीलात आमिर मलिक की रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली का बजट इजलास, हमजा शहबाज की हुकूमती कारकर्दगी पर सख्त तनकीद। बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया और कहा, हुकूमत चीनी चोरों के नाम सामने लाई मगर कर कुछ ना सकी। अद्वियात स्कैंडल का भी कुछ नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर की बातों का जवाब देते हुए सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि नून लीग वाले खुद चीनी चोर हैं। 40 में से 7 शुगर मिलें उनकी हैं। जब इनकी हुकूमत जा रही थी, ये छोड़कर गए थे तो 1140 बिलियन का मकरूज करके पंजाब की आवाम को दे देना। जवाब हमें ये दें, हमें जाती कहानियां ना सुनाएं। मियां असलम इकबाल की तकरीर के दौरान उस्मा बुखारी ने नशिस्त से उठकर असलम इकबाल को तकरीर से रोक दिया। स्पीकर ने सरजनश की तो उस्मा बुखारी ऐवान से बाहर चली गयीं। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर ने इजलास जुम्मे की सुपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। आरिफ मलिक की रिपोर्ट आपने देखी। लाहौर से ही आपको खबर देंगे। कोरोना से ज्यादा मुतासर इलाकों में सिलेक्टेड लॉकडाउन का आज दूसरा रोज है। सील किए गए इलाकों में किसी को जाने की इजाजत है, ना ही बाहर आने की। शहरियों को अशिया जरूरिया पहुंचाने और इमरजेंसी में मदद के लिए टाइगर फोर्स और पुलिस एहलकार मौजूद हैं। तहमीना अहमद अपने रिपोर्ट के साथ। लाहौर के 50 मुकामात पर सिलेक्टेड लॉकडाउन, गलियां मोहल्ले बंद, इलाका मकीनों की आमदोरफ्त महदूद, रुकावटें लगाकर खड़े पुलिस एहलकार SOPs पर अमल दरामद के लिए चाको चौबंद है। महकमा सेहत के एहलकार रोजाना की बुनियाद पर मरीजों का बुखार चेक करते हैं। जिला इंतजामिया की टीमें भी लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लेती हैं। वो कोरोना का फैलना तो फौरन उधर रिस्ट्रिक्ट हो गया।
پر 14 دن لگتے ہیں یہ بات معلوم کرنے کے لیے کہ وہ واقعی کرونا جو پازیٹیو تھے لوگ وہ نیگیٹو ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے. سیل شدہ علاقوں کی رہائشیوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے ٹائیگر فورس کے اہلکار بھی موجود ہیں. راشن سمیت دیگر سامان لاک ڈاؤن والے علاقوں میں بند لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. پولیس کے ساتھ تعاون کریں، اپنے گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، اپنا، اپنے خاندان کا اور اپنے اس معاشرے کے لوگوں کا خیال کریں. ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا گیا ہے. ایمرجنسی کی صورت میں 04299210630 یا متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر یا DTO ہیلتھ آفس میں کال کر کے بھی مدد لی جا سکتی ہے. کیمرامین لیاقت بشیر کے ساتھ تہمین احمد، سما، لاہور. لاہور میں ٹریفک پولیس نے کرونا وبا کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا. ماسک نہ پہننے پر 13 روز میں 36,000 چالان کر دیے. ریاض احمد کی رپورٹ میں جانیے. ماسک کے بغیر ڈرائیونگ پر کارروائی. ٹریفک پولیس نے 13 روز میں 36,000 شہریوں کو چالان کی پرچی تھما دی. شہر میں کرونا وائرس وبا کا غیر معمولی پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومت نے 5 جون کو ہر شہری کو ماسک پہننے کی ہدایت اور خلاف ورزی پر ٹریفک پولیس کو کارروائی کا حکم دیا تھا. جو لوگ ماسک نہیں پہنتے بائک والے کے لیے 200 روپے کا چلان ہے، اور جو گاڑی والا ہے کار جیپ وغیرہ اس کا 300 روپے کا فائن ہے، اور کمرشل گاڑی ہیں جو ان کا 500 روپے فائن ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کے 3,977 اور کاروں کے 3,333 چالان کیے گئے. سب سے زیادہ شامت موٹر سائیکل والوں کی آئی اور 28,496 افراد کو 15 روپے کا ماسک نہ پہننے پر 200 روپے جرمانہ بھرنا پڑ گیا. ماسک صرف پاس ہے، آپ میں سے بازار ہیں، بازار بے تاش بڑا کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا، بار ہی سکتی ہے. بازاروں میں رش ویسے ہی ہے، ماسک نہیں پہنا اس وجہ سے، اور وہ کاپی بھی نہیں ہے، آئی ڈی کارڈ بھی. تو میں ان کو معذرت کروں گا، جانے دیں، آئندہ سے نہیں ہوگا. حکام کا کہنا ہے کہ ماسک نہ پہننے والوں کے چالان کا مقصد ان کی اور دوسرے لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنانا ہے. کیمرامین جواد یحییٰ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ ریفرنس کیس میں حکومتی وکیل کے دلائل مکمل ہو گئے. سپریم کورٹ میں بیگم سرینا عیسیٰ نے ویڈیو لنک بیان کے ذریعے منی ٹریل دے دی. عدالت نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بہادر خاتون قرار دیا. جج کی اہلیہ کی جانب سے FBR کی شکایت پر فاروق نسیم کا کہنا تھا کہ یہ شکایت وزیر اعظم کے پاس جائے گی. اسلام آباد سے ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس کے خلاف درخواستوں کی سماعت میں بڑی پیش رفت. سپریم کورٹ نے جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے 2018 کے ٹیکس گوشواروں کا ریکارڈ سیل لفافے میں طلب کر لیا. حکومت کے وکیل فاروق نسیم کے دلائل مکمل. تحریری گزارشات کے لیے 4 سے 5 روز کی مہلت مانگ لی. صدر، وزیر اعظم اور دیگر فریقین کے وکلاء نے فاروق نسیم کے دلائل پر اکتفا بھی کر لیا. سپریم کورٹ میں بیگم سرینا عیسیٰ کا ویڈیو لنک بیان. اصل دستاویزات کے ساتھ جائیدادوں کی منی ٹریل پیش کر دی. بتایا کہ برطانیہ نے زیادہ ٹیکس دینے پر ٹیکس ری فنڈ کیا. اب میں پاکستان اور برطانیہ میں انکم ٹیکس نہیں دے رہی. FBR کی جانب سے بغیر بتائے ٹیکس ریکارڈ کراچی سے اسلام آباد منتقل کیے جانے اور FBR میں ناروا سلوک کا بھی بتا دیا. کہا 13 ماہ انتظار کیا، یہ باتیں مجھ سے کیوں نہیں پوچھی گئیں. حکومتی وکیل فاروق نسیم نے کہا FBR نے زیادتی کی تو براہ راست شکایات وزیر اعظم کے پاس جائیں گی. عدالت کا بیگم سرینا عیسیٰ کے بیان اور منی ٹریل پر اظہار اطمینان. خاتون کے حوصلے کو داد دی. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس میں کہا آپ کے پاس FBR اور سپریم جوڈیشل کونسل کے 2 فورم ہیں. ریکارڈ اور مضبوط جواب بھی آپ کے پاس موجود ہیں. متعلقہ فورم سے رجوع کر کے اسے مطمئن کریں. جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ حکومت کو آؤ جائیدادیں ڈھونڈنے کا اختیار کس نے دیا. جسٹس یحییٰ آفریدی نے سوال اٹھایا کہ ایسٹ ریکوری یونٹ وفاقی حکومت کیسے ہو گیا. جسٹس مقبول باقر نے کہا ملک میں احتساب کے نام پر تباہی ہو رہی ہے، اس پر بھی لکھیں گے. جسٹس سجاد علی شاہ بولے وزیر اعظم کے پاس نئی وزارت بنانے کا اختیار تو ہے لیکن نئی ایجنسی بنانے کا اختیار کہاں ہے. کیس کی مزید سماعت جمعہ کو ہوگی. جسٹس فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک اپنے جواب الجواب کا آغاز کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرول بحران سے متعلق رپورٹ کی روشنی میں ذمہ دار کمپنیز کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے. ملک میں پیٹرول بحران پر وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پیٹرول بحران کسی صورت برداشت نہیں. ایسے اقدامات کیے جائیں کہ مستقبل میں مصنوعی بحران پیدا نہ ہو. تمام آئل کمپنیز کو پیٹرول کی فراہمی یقینی بنانے کا پابند بنایا جائے. پیٹرول بحران کے حوالے سے وزیر اعظم کو پیش کی گئی رپورٹ میں ابتدائی طور پر 9 آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. وقت آ گیا ہے کہ ماضی سے سیکھ کر آگے چلیں. عہد کریں کہ پاکستان کا پرچام سری نگر میں لہرائیں گے. رہنما تحریک انصاف علی محمد خان نے قومی اسمبلی میں دبنگ خطاب کیا. کہا وہ وقت آنے والا ہے جب اسلام آباد کی ہاں اور نہ دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی.
श्री नगर में पाकिस्तान का सबसे लाली परचम इंशाल्लाह लहराएंगे ना इंशाल्लाह। पाकिस्तान को तो तब तक कब्र में नहीं जाएंगे जब तक इसको पाकिस्तान को वो मुल्क ना बना दे। आखिरी बात सिर्फ 30-35 सेकंड, जो सूफी बरकत साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, फैसलाबाद में एक मलंग आदमी जो कहता था ना कि मैं जंगल में बैठा मलंग तो मैं याद आऊंगा, जो मैं बात करता हूं कि वो वक्त आ रहा है जब पाकिस्तान इस्लामाबाद की हाँ और ना में दुनिया की हाँ और ना होगी। आए पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर तो है, हम इसको इंटेलेक्चुअल, टेक्नोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल सुपर पावर बनाएं। अगर इसराइल कर सकता है, सिर्फ 60-70 लाख की आबादी है, पेशावर से कम आबादी है, हम 22 करोड़ दुनिया को बता नहीं सकते कि हम कौन सी कौम है। अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।